आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक खास पैनल और एक ऐसा मेहमान जिसकी आवाज में अक्सर गुस्सा दिखाई पड़ता है। वो इस गुस्से में तकलीफ, सौतेलापन, डर और यहां तक कि उम्मीद को भी शामिल करता है। वो बोलता है तो खूब बोलता है, दमखम से बोलता है, दलीलों के साथ बोलता है, लेकिन बोलते बोलते कई बार वो सीमाएं लांघता नजर आता है, कई बार सीमाएं लांघता भी है। बहुसंख्यकों को उसकी आवाज पसंद नहीं आती, उनकी आंख में वो चुभता है, लेकिन अल्पसंख्यक उसको अपनी आवाज समझते हैं। आज के दौर में जब धर्म और कट्टरपंथ की राजनीति है, वो एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां जितना उसका विरोध बढ़ता है उतने ही उसके समर्थक भी। हमारे साथ हैं आज खास मेहमान, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। उनसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन पहले देखते हैं उनके राजनीतिक सफर पर यह रिपोर्ट। हिंदुस्तान के 14 करोड़ मुसलमान उसकी आंख में उसकी गर्दन को काट देंगे। दावत दे रहा हूं तमाम हमारे भाइयों के। तीखे भाषणों और विवादों को लेकर ये चेहरा अक्सर सुर्खियों में रहा है। ये चेहरा आज मुस्लिम राजनीति का नया चेहरा बनकर उभर रहा है। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद की राजनीति की पहचान रहे असदुद्दीन ओवैसी के नाम की चर्चा अब देश की राजनीति में भी है। 46 साल के असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति विरासत में मिली। पिता सलाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद से 6 बार सांसद रहे। हैदराबाद में पैदा हुए असदुद्दीन की शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी हैदराबाद में ही हुई। इसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां कानून की डिग्री ली और बैरिस्टर बनकर लौटे। लेकिन असदुद्दीन ने रास्ता चुना राजनीति का। असदुद्दीन लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। उन्हें साल 2014 में संसद रत्न का अवार्ड मिल चुका है। लेकिन असदुद्दीन को अक्सर विवादों के लिए याद किया जाता रहा है। असदुद्दीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला बोलते हैं, तो सुपरस्टार सलमान खान को बेवड़ा कहने से भी नहीं चूकते। ओवैसी अपने दम पर अपनी पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। हैदराबाद से निकलकर ओवैसी महाराष्ट्र में भी मजबूत हो रहे हैं। अब उनकी नजर बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर है। असदुद्दीन जी, ये जो सवाल है कि आपने हाल में जो कहा, जिससे काफ़ी गर्मी है, आपने कहा कि याकूब मेमन को फांसी दी जा रही क्योंकि वो मुसलमान है। आपसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि जितने आतंकवादी हैं वो मुसलमान ही क्यों हैं, तब आप कहते हैं गांधी को जिसने मारा था क्या वो मुसलमान था? इंदिरा गांधी को जिसने मारा था क्या वो मुसलमान था? क्या ये जो माओवादी लोग हैं क्या ये मुसलमान हैं? आप एक तरफ तो वो बात करते हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता सज़ा हो गई, मुकर्रर हो गई, उस पर आप क्यों उसका धर्म का बताते हैं? क्यों आप इस बात पर तुले हुए हैं? अगर आप मेरी तकरीर को पूरा सुना देंगे, यहाँ पर 90 मिनट की मेरी तकरीर थी, जिसमें 7 या 8 मिनट मैंने याकूब मेमन के हैंगिंग के बारे में बात की। मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये मुसलमान है इसलिए हो रहा है। मैंने ये कहा कि फर्स्ट पोस्ट के एडिटर का आर्टिकल है जगन्नाथ साहब का। मैंने अपनी तकरीर में ज्योति पुनवानी का आर्टिकल का जिक्र किया जो स्क्रॉल-इन और rediff.com में छपा। और दूसरे जर्नलिस्ट ने भी लिखा। मैंने कहा इनकी बात से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ और इन तमाम लोगों ने, और मेरी राय भी ये है
कि राजनीति होती है कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर। बेन सिंह सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, टेररिस्ट ने उनको मार दिया, क्यों उनको फांसी नहीं दी जाती? राजीव गांधी इस मुल्क के बड़े प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके कातिलों को कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। असेंबली में दोनों पार्टियां रेजोल्यूशन और ड्रैग ऑन करते हैं, डिले करते हैं। तो मैं सवाल ये उठा रहा हूँ कि चाहे बम्बई का ब्लास्ट हो या बेन सिंह का कत्ल हो या राजीव गांधी का कत्ल हो, इसमें फ़र्क नहीं है। ये जो मुल्क के दुश्मन हैं, इन्होंने इस तरह की हरकत की। ये पूरा बम्बई का ब्लास्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि याकूब मेमन इनोसेंट है, यकीनन कोर्ट ने प्रूफ किया है। मैं ये बता रहा हूँ कि कल बी रामन का आर्टिकल आया, वो बी रामन जो पाकिस्तान डेस्क के रॉ के, सुनिए, उनके जैसा इतना बड़ा कोई आदमी हिंदुस्तान में नहीं देखा होगा। वो अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं कि याकूब मेमन को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। कम से कम आप मुझ पे शक कर सकते हैं, या बी रामन तो शक नहीं कर सकते। आप तो अभी अपने लिए बड़ा रोल ढूंढ रहे हैं, नेशनल लीडर बनना चाहते हैं। आपने महाराष्ट्र में अपना पार्टी के लिए 4 सीट जीत लिया, फिर अभी यूपी में जाने के लिए आप सोच रहे हैं। इस वजह से आपका बड़ा लीडरशिप के लिए ऐसे आप आवाज़ उठाएं, कोई भी कंट्रोवर्शियल आवाज़ उठाएं, तो आपको आगे आपका कोई वोट बैंक ज़्यादा बढ़ जाएगा क्या? आपको ऐसा लग रहा है? दूसरा चीज़, एक मिनट, दूसरा चीज़ ये है कि आपका आवाज़ के लिए आपको लगता है कि बाकी लोगों से सपोर्ट मिलेगी क्या? मैडम, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं गली का लीडर हूँ, दिल्ली का लीडर नहीं बनना चाहता। मैं नेशनल लीडर नहीं बनूंगा, क्योंकि जितने नेशनल लीडर मुसलमानों के बने वो सबके सब धोखा दिए। मुझे उसका शौक़ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये जो बात उठाया, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई इलेक्शन का या वोट बैंक के बात नहीं है। मैं एक उसूल के ऊपर ये बात उठाया हूँ। मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ कि जस्टिस श्री कृष्णा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ओरिजिनल सिन जो था वो बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन था। सवाल ये पैदा होता कि दिसंबर 92 में, जनवरी 93 में 950 हिंदुस्तानियों का कत्ल हुआ बम्बई में, हिंदू मुसलमान थे, उनका क्लोजर नहीं होगा क्या? जो बाबरी मस्जिद को शहीद होकर 27 साल हो गए, वो लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, पद्मा विभूषण दिया गया, कोई गंगा की सफाई की बात कर रहे और केस है उनके ऊपर बाबरी मस्जिद का। क्या ये क्लोजर नहीं होना चाहिए? बाबू बजरंगी माया कोडनानी को अपील नहीं करते? सर, आप इस मौके पर जब इस तरह की बातें करते हैं, जब ये एक बात हो रही है, तब आप ये बातें करते हैं, तो उससे वही लगता है कि आप अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, आप अपनी ज़मीन बढ़ाना चाह रहे हैं। सर, मैं अपनी जगह बढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, ना मैं अपनी ज़मीन बढ़ाना चाह रहा हूँ। मुश्किल क्या है? अगर आप ज़मीन बढ़ाना भी चाह रहे हैं, सही बात करना चाह रहे हैं, सर, अगर तो मुश्किल क्या है? सर, अगर सही बात कर रहे हैं तो इसका मोटिव क्यों निकालते हैं? मैं पूछ रहा हूं। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ एक हकीकत को बयान कर रहा हूँ। उसमें उसको मोटिव एट्रीब्यूट करना, उसमें कलर देना बिल्कुल गलत है। पर आपको लगता है कि जब से मोदी सरकार आई है आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपको फैलने का मौका मिल रहा है। आप जो एक हवा खड़ा करते थे वो अब सामने दिखाई दे रहा है। अब आप तलवार लेके निकलेंगे, उस हवे के टुकड़े टुकड़े करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं तो अगर बहुत सी बातें हैं, अगर मैं बयान करूं तो और कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कल ये जो आपकी दिल की बात है, जो आप कहना चाहते हैं, मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो क्या इसमें कांग्रेस का रोल नहीं है? क्या सेकुलर पार्टीज का रोल नहीं है? मैं आपके सामने ईमानदारी से कह रहा हूं, जितने रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, 95% मुस्लिम्स बीजेपी को वोट नहीं दिए, ना कभी देंगे मोदी को वोट। सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम्स तो वोट नहीं दिए बीजेपी को, इसके बावजूद बीजेपी कामयाब हो गई। तो फिर ये क्वेश्चन मार्क उन सेकुलर पार्टीज के ऊपर है कि आपकी कमजोरी की वजह से आपका ट्रेडिशनल वोट बैंक भाग गया, आपकी गलतियों की वजह से मोदी को पावर मिलता है। अगर आप पावर में सही काम करते तो नहीं आते। और मैं क्यों खुश होऊंगा सर? मैं तो अपोज कर रहा हूं शुरू से, पहले दिन से बीजेपी को, और करता रहूंगा। अक्सर आपके बयान और आपके जो टिप्पणियां हैं, और खासकर आपके भतीजे के, वो ना केवल विवादित हैं बल्कि बहुत ही खतरनाक हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये आर्टिकुलेशन, आप जिस ढंग से आपके बयान देते हैं, उससे आम अल्पसंख्यकों का इंटरेस्ट बिल्कुल सर्व नहीं होता है, जो रोज़ मरोज़ की ज़िंदगी सुख शांति से जीना चाहते हैं, जो मेन स्ट्रीम या सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं। आप एक तरह से वो पूरा प्रतिक्रिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नाकामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं।
मीठी मीठी बातें कर 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 तो ये दिन ला लिए ना। बाबरी मस्जिद से लेके हाशिमपुरा से लेके श्री कृष्णा कमीशन से लेके गुजरात से लेके, इसका जिम्मेदार तो मैं ही नहीं हूं। मुसलमानों का जो सोशल एजुकेशनल स्टेटस है, एम्पिरिकल डेटा मौजूद है, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी बातें हैं या जो मीठी बातें करने वाले हैं? हमेशा मीठी बातें कर कर धोखा देना, कभी कोई हमको सामने से मारता है तो कभी पीछे से मारता है। अब हम ये तय कर चुके हैं कि हम हकीकत बयान करेंगे। अब ये बहुत हो चुका है कि हम अपने मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। हम किसी के सेकुलरिज्म के कूली नहीं है कि किसी को हराना है तो उनके खौफ से मैं इनको वोट डालते रहूं। सर, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इन सेकुलर पार्टीज की गुलामी करते रहूं और ये मेरे वोटों पर हुकूमत करे, ना मैं बीजेपी आरएसएस से डर कर इनका साथ दूं, बल्कि एक और रास्ता है हम तलाश कर रहे हैं और आवाम तय करेगी उसको, हम तय कोशिश कर रहे हैं। सर, ये जो आप बात कर रहे हैं बड़ी मीठी गोली है ये, और इसको आप देखेंगे कि मुसलमान पानी भर भर के पी रहे हैं और ये गोली खा रहे हैं आपकी, बढ़ रहा है। जो 60 साल से जो शराब पिलाई जा रही है मुसलमानों को गुलामी की, कि हमारा ही साथ दो, हम ही तुम्हारा अच्छा करने वाले हैं, बताइए उन लोगों ने कौन सी गोली खिलाई? अगर असदुद्दीन ओवैसी के पास कोई एंटीबायोटिक नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसी दवा है कि वो सब मर्ज का इलाज करे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपने मुकद्दर के फैसले आप करो। हिंदुस्तान की जमहूरियत आपको इजाज़त देती है। ये उनसे पूछिए जो वन साइज फिट ऑल की बातें करते आ रहे थे कि अरे सब कुछ लुट गया, उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं आप जिम्मेदार है। अरे भैया, 280 पे बीजेपी कामयाब होगी, मैं जिम्मेदार हूं। इसमें सर ये एक किताब मुझे ध्यान आ रही है कि जब शैतान को फेंका गया था तो उसने अपने लोगों को यही कहा था कि हम अपना फैसला खुद करेंगे। ये इस पर हम लोग बातचीत। एक मिनट, इस पे बात एक याद आई, जब शैतान ने सुना कि सेकुलर पार्टीज बन गई तो बोला मैं साहिब औलाद हो गया। आपने सेकुलर ताकतों को बहुत ज़्यादा ताकत देने के वायदे किए थे और आपने कम्युनल बीजेपी को हुकूमत से दूर रखने की बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, लेकिन अब हो ये रहा है कि महाराष्ट्र में आपने उनको तख्तनशीन कर दिया, उनकी जीत में आपका खासा कंट्रीब्यूशन है और अब आप वही काम आप बिहार में करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में तो आपने लगभग ठेका ही ले रखा है। ऐसा क्यों करते हैं सरकार? सर, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। ये मीठी गोली, सवाल इल्जाम कतई, ये मीठी चुरी से हमला कर रहे हैं। आप ही से सीख के ये मीठी गोली आपको नहीं सर, ये बड़े बड़े जय्यद लोग हैं, हम कहाँ बच्चा हूँ मैं इन लोगों के सामने। देखिए सर, मैं 8 साल यूपीए में था तो सेकुलर था, मैं 2012 में यूपीए छोड़ते ही कम्युनल हो गया। ये कैसा सर? ये क्या, ये लोग क्या कोई नोटरी का ऑफिस चला रहे कि हमारे साथ रहेंगे तो सेकुलर और छोड़ देंगे तो कम्युनल? महाराष्ट्र में मुझे एक बात बताइए, आप बड़े हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 288 में 24 सीट पे मैं लड़ा, 24 का क्या रिलेशन पड़ा उसके ऊपर, इलेक्शन के ऊपर? अच्छा, मुसलमान 60 लाख वोटर लिस्ट में नाम है महाराष्ट्र में, जिसमें से हम कितने वोट लिए सर? 5 लाख चिल्लर लिए। 55 लाख वोट भैया कहाँ गए सर? फिर आप बताइए सर। महाराष्ट्र में 48 पार्लियामेंट की सीटें हैं, मैं एक भी नहीं लड़ा, 42 पे शिवसेना बीजेपी कामयाब हो गई। पूरे हिंदुस्तान के लोकसभा में मैं 2 पार्लियामेंट की सीट लड़ा, 280 बीजेपी कामयाब हो गई। उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं सर, एक ही फैमिली के 5 जीतते हैं, मगर कोई मुसलमान नहीं जीतता समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस के 2 जीतते हैं, दूसरा नहीं जीतता। बीजेपी 71 जी, मेरा वजूद नहीं है। बिहार में सर मैं गया था क्या? कहाँ गए वो लोग बोलने वाले जब तक समोसे में आलू रहेगा लालू का नाम रहेगा? कहाँ गए नीतीश कुमार का बड़ा बड़ा बुलंद बांग बावे डेवलपमेंट कहाँ गया? मैं जिम्मेदार नहीं हूं सर। हम यकीनन बीजेपी के खिलाफ थे, आरएसएस के खिलाफ रहेंगे, जिंदा रहे अब तक, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इनके खौफ से इनकी गुलामी करेंगे। सर, ऐसा है कि आप गोली मुसलमानों को ही नहीं ले रहे हैं, यहाँ पत्रकारों को भी आप अच्छी गोली देते हैं। नहीं सर, मैं नहीं दे सकता सर, मैं पत्रकारों की को गोली नहीं दे सकता सर। मैं आपके सवालात का जवाब देने आया हूं, क्योंकि मैं यही सुनना चाहता था आपसे, क्योंकि मैं आपको आगे जो स्क्रीन पर दिखाना चाह रहा हूं वो आप ही का बयान है, और अगर आप कह रहे हैं कि आप पत्रकारों को गोली नहीं देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उस बयान के लिए आज के दिन आपको माफी मांगनी चाहिए। देखते हैं बयान क्या है। टीवियों पर जो आ रहा है कि बीजेपी को 220, 230, ये तमाम के तमाम ओपिनियन पोल करने वाले ये मोदी के चमचे हैं, ये मोदी के गुलाम हैं, ये मोदी के पैसे खाने वाले हैं, इनको हराम खा खा के मोटे हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक ओपिनियन पोल की कंपनी है सी वोटर, एक चैनल को एक बता रहे, एक चैनल को एक रिपोर्ट दे रहे। स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने खुद बोल रहे
एक ओपिनियन पोल की कंपनी बोल रही कि जो हमको बढ़ के पैसे दिया हम तोड़ मोड़ के पेश कर देते, तोड़ मोड़ के पेश कर देते। कहीं 220, अरे 220 नहीं तू 420 भी लिख ले, कुछ होने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। ओपिनियन पोल ये क्या होगा इस जमहूरियत का, क्या होगा हमारी जमहूरियत का। और अखबार वाले अपने आप को समझते कि हम हिंदुस्तान के बहुत बड़े बादशाह हैं। हिंदुस्तान का अखबार का हर एडिटर ये समझता है कि मैं लिख दिया तो ऐसा लिख दिया कि नौज़ुबिल्लाह फरमाने इलाही है, मैं लिखा तो सब पूरा होगा। नहीं, अखबार के एडिटर वालों, तुम जो लिख लो, जो लिखना है लिखो। अवाम जमहूरियत में बादशाह है, अवाम जिसका साथ देगी। सर आप ये कह रहे हैं कि टीवी वाले जो हैं, नहीं आप ये कह रहे हैं कि टीवी वाले हराम का खा खा के मोटे हो रहे हैं। सर मैं, आप तो टीवी देखते हैं सर, आपको एक मोटा टीवी वाला आपको कहीं दिख रहा है? एक मिनट, ये आप देखिए, कट एंड पेस्ट तो जॉब आप मत करिए। नहीं मैं कट एंड पेस्ट इसलिए मैंने आपको पूरा सुनवाया। जब वो स्टिंग ऑपरेशन आया था नहीं आया था पार्लियामेंट इलेक्शन दौरान, स्टिंग ऑपरेशन आया था नहीं आया था, आया था ना सर, वो उस कंटेक्स्ट में बात कही गई। सर आप उर्दू या तो आप नहीं जान रहे या मैं ज्यादा समझ रहा हूं सर। वो पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान में स्टिंग ऑपरेशन हुआ था नहीं हुआ था, जिसमें पैसे लेकर ये कहा गया कि हम करेंगे, और यकीनन और ये बात सही है, हुआ स्टिंग ऑपरेशन, वो नहीं हुआ क्या स्टिंग ऑपरेशन? पर मैं आपसे ये कह रहा हूं सर, स्टिंग वो केवल एक ऑपरेशन हुआ। अरे सर आप जानते हैं, उसी की तो बात कर रहा हूं, और उसके बावजूद भी मेरा तकरीर का जुमला खत्म हुआ कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में अवाम बादशाह है, अवाम ने फैसला दिया, मोदी बन गए प्राइम मिनिस्टर, हम मुखालिफत किए, करते रहेंगे। सर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं चूंकि आपको नहीं रोक रहा हूं इस शो में, बिल्कुल आप भी मुझे नहीं रोकेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जब कहा कि ये मोदी का खाते हैं, हराम का खाते हैं, 220 सीटें आएंगी नहीं। सर अब तो आप खुद भाषण में बोल चुके हैं, सुन लीजिए सर सवाल, कि 280 सीटें आ गई हैं, इसका मतलब किसी ने हराम का खाया नहीं है। ये कोई हम लोग खा के मोटे भी नहीं हुए। सर आपके सामने बैठा हूं, एक मिनट सर मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो हिस्सा है इस भाषण का, उसके लिए आपको कहना चाहिए कि भाई ये बात मैं गलत कह रहा हूं, इन लोग हराम का नहीं खाए थे और ये आंकड़ा सही नहीं था, बहुत ज्यादा सही था। मैं अपनी बात पे कायम हूं। मैं सुनिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात किया जो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे, उन लोगों ने हराम का पैसा खाया। यकीनन मैं आपकी तरफ न किसी की तरफ इशारा था, बल्कि वो उन लोगों के तरफ था जो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए। नरेंद्र मोदी साहब का आप एजेंट करके शरद पवार ने पूरा महाराष्ट्र में फैला है। कांग्रेस लोग ने कह रहा आप नरेंद्र मोदी बीजेपी के एजेंट है, ये सच है? कांग्रेस ने क्या कहा? ओवैसी साहब एम इज एजेंट ऑफ बीजेपी। सर अब क्या करेंगे सर, 8 साल शायद उनका एजेंट था, मैं यूपीए में था तो उनका एजेंट था, अब साथ नहीं हो तो किसी और का एजेंट हो गया। सफाई तो दे दीजिए ना आपने। अरे क्या देंगे सफाई सर, इनके साथ रहे तो हम सेकुलर हो गए, उन बीजेपी को अपोज करे तो हम नेशनलिस्ट नहीं है, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के हम साथ है तो सेकुलर हो गए, और नेशनलिस्ट पार्टीज को ये बीजेपी आरएसएस को बोले तो बोलते हम नेशनलिस्ट नहीं है। हम तो फंसे हुए हैं सर। अगर सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट लेना तो सेकुलर पार्टी का हाथ पकड़ना, नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट होना तो इनके पास जाना, दुकान खोल के बैठे हैं सर सब लोग। जब आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं, तो जो आप वोट पाते हैं वो ज्यादातर वोट बीजेपी के होते हैं या कांग्रेस और इस तरह की दूसरी पार्टियों के होते हैं? एक छोटा सवाल और छोटा जवाब चाहूंगा इसमें। नहीं सर, ये पब्लिक वोट डालती है, और मेरा मानना ये तो जानते हैं हम सब पब्लिक। नहीं सुनिए, मेरा सवाल जवाब मुकम्मल करने दीजिए। मेरा मानना ये है कि आज के इस दौर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वो जो ट्रेडिशनल वोट बैंक नहीं रहा। आप काम करेंगे, लोगों की उम्मीद पर उतरेंगे, और वो पॉलिटिशियन एक्सेसिबल रहेगा पब्लिक को जीतने के बाद, तो कामयाब होते हैं। ये थोड़ा वो ट्रेडिशनल वोट बैंक होता है 10-15%, उससे ज़्यादा नहीं होता, वो कम हो गया। चक्कर ये है आपका कि आप जब ऐसे बैठते हैं स्टूडियो में तब आपकी गोली का रंग दूसरा होता है, पर जब आप खुले मैदान में आते हैं तब सर आपका गोली का रंग, मतलब उसी के कुछ एक रंग देख लेते हैं कि आप खुले मैदान में लोगों को देख के या तो आप पर भूत आ जाता है, जिन आ जाता है, क्या आप बोलने लगते हैं। आप खुद सुनिए इनको। इनको कौन पसंद आता? वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा है। याद रख, तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान में तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि सरजमीन रखन का एक बच्चा मोदी के सामने खड़े होकर कहेगा कि तू कातिल है हमारा,
नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता। कौन ये हमारे हीरो, ये जलील? कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता कैसा पैदा हुए ये लोग। दुश्मन कभी कहता है कि हम कुत्ते के बच्चे, अब कुत्ते के बच्चे का जवाब शेर का बच्चा दे चुका है। हम अल्लाह से दूर हो गए थे तो अल्लाह ने तुम कुत्तों को हमारे पीछे लगाया ताकि हम अल्लाह के पास पलट कर आ जाए। तो याद रखो नौजवानों, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं। तुम अल्लाह की तरफ पलटो, ये खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमको कुत्ते का बच्चा बोल रहा था, वो कुत्ता, उसकी नस्ल कुत्ते, सब कुत्ते। नरेंद्र मोदी ने सबको मुत्तहिद कर दिया। ये कहां के भी गुंडे होंगे, खत्म करो इनको, मुंडी कुचलो इन लोगों की। सर आप भूत उतार दीजिए सर मेरा। नहीं सर, आप भूत बोलते हैं इसको, आप उतार दीजिए सर। नहीं सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या एक सांसद होते हुए, एक जिम्मेदार सांसद खुद को बताते हुए, पढ़े लिखे हैं आप, फिर क्या हो क्या जाता है सर? आप आंख बंद कर लेते हैं, बैरिस्टर साहब की आंखें आपकी बंद हो जाती हैं? नहीं बिल्कुल बंद या नहीं आप ये पहले से सोच के आते हैं ये बोलना है, इसका ऐसा असर होगा? नहीं सर, देखिए अगर कोई मुझे कुत्ते का बच्चा बोलेगा, मैं क्या करूं? मैं दुम हिलाऊं, हड्डी की उम्मीद रखूं? क्या करूं मैं? कितने 60 साल से सुनते आ रहे कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, अब कुत्ते का बच्चा कहाँ है? कब तक चलेगा ये? आप सर, आपको पसंद नहीं आता, सही है बात को, और ये आप क्या है वो फिल्म एक्टर को दिखाए, क्या किस्मत है सर, वाह क्या किस्मत है कि देखिए सर, बगैर अने क्या जल्दी बेल भी मिल जाती है, वाह वाह, बड़ा अजीब मामला है। आपको कभी कभी लगता है कि इस तरह के भाषण नहीं देने चाहिए, मुझे इनमें से नहीं, थोड़ी सी मुझे सावधानी बरतनी चाहिए? नहीं सर, अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ एक्शन लीजिए, केस बुक करिए, जेल को भिजाइए, और आजकल तो फांसी देना नॉर्म है तो फांसी पे चढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं। सर आप ये भी एक अच्छा खेलते हैं, आप कहते हैं मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। अरे सर, कोई जवाब दे रहा तो खेलते, रंग बदल देते सर। ये क्या मेरे पास रेनबो का वो है, कलर है क्या? रेनबो डाल दूंगा, कभी सचिन तेंदुलकर, अरे क्या है सर ये? सर क्या है सर? आप ऐसा तो मत मैं गुस्ताखी माफ चाहता हूं सर कि रेनबो में तो 7 ही रंग होते हैं सर, आपका तो जलवा कुछ और ही है। अरे सर, आगे जाता है सर रेनबो, तो रेनबो पानी भरेगा सर आपकी। सर इतना रंगीन नहीं हूं सर, मैं इतना रंगीन नहीं हूं, मैं शरीफ आदमी हूं, घर को जाता हूं रोज रात हुई तो। आगे देखेंगे कि जनसभाओं में असदुद्दीन ओवैसी अपने बारे में क्या कहते हैं और अपने भाई के विवादास्पद भाषण का वो कैसे बचाव करते हैं। आप जो भी कहते हैं, आपके कहने का मकसद ये है कि आपकी जो राजनीति है वो हिंदू कम्युनलिज्म के खिलाफ है, लेकिन जब आप बोलते हैं, अगर आप पलट के मुड़ के देखेंगे तो आपकी राजनीति जो है वो मुस्लिम सांप्रदायिकता की पूरी तरह से है। आप जब अकेले एमपी हैं, लेकिन आपकी आवाज़ 100 एमपी के बराबर संसद के बाहर वो निकल करके आती है। हम सब भी बैठ के यहाँ आपसे इसीलिए बात कर रहे हैं। जब आप आंध्र प्रदेश के बाहर एक्सपैंड कर रहे हैं, आप कौन सी राजनीति को लेकर के जा रहे हैं? मुस्लिम कम्युनलिज्म की, सेकुलर की, बाकी समाज के जो बाकी पक्ष हैं मुस्लिम के अलावा उनको जोड़ रहे हैं? समुदाय को बेसिकली, या समुदाय के बाहर आप किस तरह की राजनीति एक्चुअली दे रहे हैं या देना चाहते हैं? हमारी जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ समाजी इंसाफ की और जो बेजुबान लोग हैं उनका साथ लेकर काम करने की, और हम ये चाहते हैं कि मुसलमान दलित में जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको दूर किया जाए, उसको रोका जाए। ये काम हम कर रहे हैं। हो सकता है कि हम कामयाब होंगे नहीं होंगे, वक्त तय करेगा। कई जगह हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर हर कोई अपने अपने नज़रिए से देखता है। जैसा महाराष्ट्र हम गए तो सर ने कह दिया कि आप वहाँ पर उनका फ़ायदा पहुँचा दिए, जबकि हम 24 सीट लड़े। अब यूपी जा रहे हैं तो बोल रहे हैं उनका फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। ये कब तक फ़ायदे नुकसान की सियासत हमसे क्यों जोड़ रहे हैं? ये हमारे से उसका ताल्लुक नहीं है। आपका एक और बयान है, वो भी सुन लेते हैं। हिंदुस्तान में अगर कोई कम्युनल है तो असदुद्दीन ओवैसी, मैं मानता हूं इस बात को। भड़काऊ भाषण, क्या मेरे पिछानी पे लिखा हुआ है भड़काऊ भाषण? अरे हिंदुस्तान
हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। जो उन्होंने ये कहा कि भाई आप हमें 15 मिनट दे दीजिए, हम देख लेंगे। सर आपके भाई हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं तब से हिसाब लगा रहा हूं, 15 मिनट में क्या देखना चाहते हैं सर? मुल्क तो बहुत बड़ा है। नहीं सर, देखिए तो क्या देखना और क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस है और वो लंदन में थे, उनको कानून पे भरोसा है, वापस आए, इलाज कराने के लिए गए थे, सरेंडर किया अपने आप को, 50 दिन जेल में रहे, मौजूद अदालत ने उनको जज ने उनको बेल पे रिहा किया। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह अदलिया ने वरुण गांधी से इंसाफ किया, इनसे भी इंसाफ होगा। और रहा सवाल के भड़काऊ भाषण की, आप मेरी बात कर रहे या अकबर की बात कर रहे, सर महाराष्ट्र में मेरे और हमारे पार्टी के करीब इलेक्शंस में मेरे जो करीब 35 सभाएं हुई, एक में भी किसी ने कंप्लेन नहीं किया कि भड़काऊ भाषण किए, ना हमारे अपोजिट पार्टीज़ ने हम पर केस बुक किया, ना इलेक्शन कमीशन को हमको शो कॉज नोटिस दी गई। और वही उत्तर प्रदेश, मैं पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े रह के बोल सकता हूँ, मगर उत्तर प्रदेश में आने नहीं देते, नहीं इनके आने से गड़बड़ हो जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश क्या किसी फैमिली का फीफडम है, किसी की जागीर है कि हिंदुस्तान का एक सांसद नहीं आ सकता उत्तर प्रदेश? और मुझे मौका दीजिए बोलने का, मैं अगर गलती करता हूं तो रोक लीजिए मुझे। आप महाराष्ट्र के इलेक्शन, सर असेंबली इलेक्शंस हुए, म्युनिसिपल इलेक्शन हुए, कहीं पर भी नोटिस नहीं मिली हमको कि हम कोई गलत बात किए। सर मैंने आपका पिछले करीब 14-15 घंटे के आपके जो अलग अलग आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं वो सब देखे। आप अकबरुद्दीन के जो भाषण पर बहुत आपसे सवाल पूछे गए, बहुत लड़ते हुए झगड़ते हुए सारे सवाल पूछे गए, पर आप हर बार उसमें दाएं बाएं होते हैं। आपका जो दांव है उस मुझे मालूम है, एक ही जवाब दूंगा। हाँ, आपका उसमें एक ही जवाब रहता है, बात आपको सही कह रहे हैं। कंसिस्टेंसी मैं जी उसमें कम से कम कंसिस्टेंसी है। मैं उससे एक कदम आगे जाना चाहता हूँ। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि ठीक है फैसला आएगा कोर्ट में, पर आप उसको एक नसीहत दें कि भैया थोड़ा शांति रखो, शांति बनाए रखो। इंसान जो है ना, जब तक मरता नहीं है वो सीखते रहता है। मगर हमारा एक ही सवाल आपसे है कि हमको ज़रा ये बता दीजिए कि एक धक्का और दो, इस धरती को समताल होना पड़ेगा। मुसलमान क्या मराठी में लफ्ज़ है, नहीं बोलना चाह रहा हूँ, गाली है वो बोलते थे। क्या क्या नहीं कहा गया सर, कितनों गिरफ्तार किए। हम में एतमाद था, आए, कहा कि हाँ केस बुक हुआ, सरेंडर किए। और यकीनन मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, ज़िंदगी खुद इंसान को सिखाती है और हम सीखते रहते हैं। तो आप फिर भी आप पूरा कदम, आप चौथाई और आधा बहुत खेलते हैं, आप पूरा आप ढाई घर बहुत खेलते हैं। चेस अगर आप खेलते होंगे तो उसमें आपको घोड़ा बहुत अच्छा इस्तेमाल करते होंगे। चेस नहीं खेलता हूँ सर, मैं चेस नहीं आता मुझे। आमतौर से मुसलमानों की जो पार्टियां हैं वो उनके बारे में ये ख्याल पाया जाता है कि वो नेशनल पार्टियों की बी टीम के तौर पर काम करती रही हैं। नेशनल पार्टीज के बी टीम के तौर पर उनकी दुम छल्ला बनकर। आप भी अरसे तक कांग्रेस के साथ रहे हैं और इसलिए उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है। मैं कौन सी टीम में हूँ सर अभी? आपकी पार्टी भी उसमें शामिल रही है। अभी आपने सर ने कह दिया कि बीजेपी के साथ, अब मुझे नहीं मालूम ये ई टीम भी निकालनी पड़ेगी अभी। ये तो आप तय करेंगे कि आप इस वक्त कौन सी टीम में। नहीं सर, मैं अपनी टीम को खेल रहा हूँ सर। मैं ना बी टीम का हूँ, ना ए टीम का हूँ, ना मैं A1 ना B1 कोई। सर मैं कोई लीग का नहीं हूँ, मैं IPL का नहीं हूँ, मैं अपनी लीग खेल रहा हूँ सर। तो आमतौर से उनकी जज्बाती सियासत से मुसलमानों को फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा हुआ है। अब आप उत्तर भारत में कदम रख रहे हैं, तो आप यहाँ किसी ठोस एजेंडे के साथ आ रहे हैं? आपका अपना कोई एजेंडा है या किसी के एजेंडे के साथ आ रहे हैं? नहीं सर, एक ही प्रोग्राम में एक जर्नलिस्ट कहते हैं मैं बीजेपी का बीटी हूँ, ये कोई और कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं मैं कांग्रेस का हूँ। तो अच्छा है सर, डाइवर्सिटी है सर, डाइवर्सिटी है सर, डाइवर्सिटी है सर, नहीं डाइवर्सिटी है, प्लुरलिज्म है। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो एजेंडा अपना एजेंडा, मेरा एजेंडा पर्सनल एजेंडा नहीं है सर मेरा। मैं अपनी शोहरत के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि सोशली, एजुकेशनली, पॉलिटिकली इंसाफ हो। ये हमारा एजेंडा है, ये पब्लिक का एजेंडा है।
ये उन गरीबों का एजेंडा है। इसमें मेरी कोई ज़ाती अनानियत इसमें नहीं है, शामिल नहीं है। और ये पसंद आएगी ये बात, आवाम उसको कबूल करेगी, नहीं पसंद आएगी तो रद्द कर देगी। रघु पांडे, आप पूछ रहे थे अपना सवाल। मैंने आपके बहुत से भाषण देखे हैं, बहुत से बातें भी सुनी हैं, संसद में भी सुनी है, लेकिन बात कुछ अलग सी लगती है, क्योंकि आप मुल्क का दुश्मन, हमारा दुश्मन ऐसा बोलते हैं, बाद में समाजी इंसाफ की बात करते हैं, और आपकी लाइन जिना पे जाती है। क्यों आप भारत का बंटवारा चाहते हैं? नहीं सर, देखिए, जिना की टू नेशन थ्योरी को तो हमने रिजेक्ट करके यहाँ पर बैठा हूँ आपके सामने में। हम जिना को माने ही नहीं, जिना को नहीं माने। जिना हैदराबाद को भी आए थे, ज़िंदगी में उन्होंने कहीं उर्दू में तकरीर की 2 मिनट तो हैदराबाद में की। हम जिना के पैगाम को नहीं माने। हमने उस बात को माना कि हिंदुस्तान प्लूरलिस्ट कंट्री रहेगा, हिंदुस्तान का कोई मज़हब नहीं होगा, हिंदुस्तान हर मज़हब को मानेगा। हमने तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की उन बातों को सुना जो मेरे कान में आज भी गूंजती है कि तुम हिजरत के मुक़द्दस नाम पर फ़रार की ज़िंदगी गुजार रहे हो। हमने जामा मस्जिद की तकरीर को सुना, हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मुसलमानों से जो वादे किए उसको सुना। हम यही चाहते हैं कि उन वादों को पूरा किया जाए। सर, कितनी अफसोस की बात है कि 60-65 साल गुजर जाने के बाद आज भी आपको मुझसे सवाल करना पड़ रहा है कि जिना। आप काश मुझसे सवाल करते कि तुम इन नेशनलिस्ट लीडर की तरह क्यों नहीं बन जाते। हम यही तो कहते हैं कि माइंडसेट को चेंज करिए। आखिर क्यों हिंदुस्तान के मुसलमान को आप पाकिस्तान से जोड़ते हैं? हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान से। अरे सर, हम मरते भी हैं तो इसी ज़मीन में दफन हो जाते। हिंदुस्तान के कब्रस्तान हमारे वफादारियों की निशानियां हैं। तो प्लीज़ हम आपको जिना से मत जोड़िए। हम जिना के पैगाम को ठुकराए, कबूल नहीं किए। हिंदुस्तान को हमने कहा कि ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन, हम यहाँ पर रहेंगे, ये हमारा वतन है। पी वेंकटेश्वर राव जी, आप अपना सवाल पूछें। असद, आपको लगता है 1947 के बाद, 60 साल के बाद, 70 साल हो रहे हैं कि अब एक ज़रूरत उभर रहा है कि मुसलमानों का अपना एक जमात बने, और उसके लिए MIM उभर के आ रहा है मुल्क भर में, और इसमें कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि जैसे दूसरे तबकों के पार्टी है, आप समझते हैं कि बीजेपी वाले हिंदू तबके की पार्टी है, वैसा आप MIM एक मुसलमान तबके का पार्टी हो सकता है। सर, मुझसे बेयर कर लीजिए, मेरी बात कड़वी लगेगी आपको, टोकिए मत मुझे। मुलायम सिंह यादवों के लीडर, लालू यादव यादवों के लीडर, शरद पवार मराठा लीडर, चंद्रबाबू नायडू कम्माओं के लीडर, रेड्डियों के लीडर, वहाँ पर कर्नाटका में बड़ी कास्ट का लीडर, केरला चले जाइए वहाँ पर एक कास्ट का लीडर, सब जगह अपने अपने काम कर रहे हैं, अपनी अपनी दुकान को चमका रहे हैं, और उस पर एक ग्लॉस लगा देते, हम सेक्युलर हैं, मगर चला तो रहे हैं दुकान। बीजेपी भी वही करती है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई आओ दलित मुसलमान मिलकर काम करेंगे, और यकीनन इसकी ज़रूरत है, इसकी यकीनन ज़रूरत है। मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान की का प्लूरलिज्म इससे मजबूत होगा। आज जो दलित और मुसलमान एक हॉस्टेज बना हुआ है इन पार्टीज़ में, और हम अपने फैसले नहीं कर सकते, यकीनन ये हो सकता है। यही तो चीज़ है कि सोशल एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पावर आपको, जब तक पॉलिटिकल पावर आपके पास नहीं होगा, हाँ कोई कहेगा नहीं इतने जीत क्या है, वो बेनामी की लीडरशिप है, वो कोई दम वाली लीडरशिप नहीं है। आप आर्गुमेंट कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 60 मुसलमान जीते, मगर किसी एक में हिम्मत नहीं थी कि मुजफ्फरनगर का राइट हाउस को रोक सके। पर सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि अगर ये बात सही है और आप ऐसा चाहते हैं, पर सर जिस तरह की आप गोलियां दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उसमें भी थोड़ा सा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मैं और भी लोगों को अपनी बात से उनको मुंतफिक करना चाहता हूँ, उनको अपनी तरफ करना चाहता हूँ। ये बात कहीं आपको लगती है कि जब आप अपनी बात करते हैं अपनी तकरीरों में, तो उसको और थोड़ा सा उनको फैलाएं ताकि और लोगों को वो बात समझ में आए, सही लगे? सर, महाराष्ट्र में नगर है, जोखड़ा एक मुकाम है, जहाँ पर एक ख़ानदान के दलित के 3 लोगों के टुकड़े करके खेत में फेंक दिया गया। मैं पार्लियामेंट में उठाया उसको, पूछिए आप, हमारे महाराष्ट्र के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बात को उठाया मैं, वहाँ पर जाकर उनके घर में बैठा, मैं घर में बैठा उनके जाके। मुस्लिम लीडरशिप में पुराने ज़माने से अभी तक हमने देखा, आप खुद बारात लॉ है,
एजुकेटेड होके आने के बाद में आप मुस्लिम्स की जो एजुकेशन या उनको जो समझदारी से आपको जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उनको समझा बुझा के ऊपर लाना चाहिए, आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी विश्वास दिख रहा है, आपने लगातार बोला है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के अनुरूप कहाँ काम करते हैं? यू आर अ बैरिस्टर एट लॉ। पहले सैयद शहाबुद्दीन थे, वो भी ऐसी भावनाएं भड़काते थे। आप भी यहाँ पर देखा, काफ़ी जगह देखा रहा, हैदराबाद में आप विशिष्ट कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हैं। तो देश भर में आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका कितना विश्वास है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो विश्वास है, इसीलिए तो बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा यकीन है, इसलिए तो लड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा अटूट भरोसा है, इसलिए तो अपने हक का मुतालबा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा है तो इसीलिए यहाँ पर बैठा हूँ। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा है तो क्यों बैठूंगा यहाँ? क्या सोच रहती है आपकी एक तकरीर से पहले या किसी एक मुद्दे पर बोलने से पहले? आप इनमें से किस बात का कितना ध्यान लगाते हैं? सर, वो पान लगाते हैं ना, बीड़ा, तो अलग अलग आप चुनते हैं, तो आप कैसे चुनते हैं वो? नहीं सर, ना तो मैं पान खाता हूँ, ना जर्दा इस्तेमाल करता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ। नहीं सर, मैंने नहीं कहा कि आप पान खाते हैं। ये ऐसा जमाना है जहाँ पर सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ट्विटर है, आपको कम्युनिकेट करना है। सर, अगर हमारी सभाओं में लोग सोते नहीं है तो मेरी गलती है क्या? दूसरों के सभाओं में सो जाते, पंखा लगाना पड़ता, एसी लगाना पड़ता, आ रहे हैं, उठो, हम करें इफेक्टिव। सर, ये ज़माना कम्युनिकेशन ऑप्टिक्स का ज़माना है और बताना पड़ेगा लोगों को, आपकी बात पहुंचाना पड़ेगा। पहुंचाते हैं, लोग सुनते हैं हमारी बात को। कम्युनिकेशन का ज़माना है, अगर कोई इस बात को नहीं समझेगा तो फेल हो जाएगा। पॉलिटिक्स में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो काम भी करना पड़ेगा ज़मीन पे। वो 90% वो काम है, 10% कम्युनिकेट करना है। सर, इसका पर्दा आप और उठाएंगे कि ये इतना ही उठा रहे हैं? आप बताएंगे कि जैसे जो बातें आपको, तो सर ये मालूम रहता होगा कि अगर ये कहूँगा तो हल्ला बहुत होएगा और लोग ताली भी बजाएंगे और प्रेस वाले भी इसको उठाएंगे, इसको नहीं उठाएंगे। सर, क्या इस तरह का एक जोड़ घटा? सर, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, सोचते समझते इंसान हैं। सर, आप इकरार तो करें पढ़ा लिखा हूँ जी सर, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा और खोलें। सर, आप जब तकरीर करने जाते हैं तो दिमाग में एक स्केलेटन एक होता है, 4-5 पॉइंट होते हैं और हम लोग एक्स टेम्पो बोलते हैं। हम लोग देख के नहीं बोलते, ना हमको कोई तकरीर लिख के देने वाला है, ना हमारे पास स्पीच राइटर्स हैं। हम लोग एक होता है। सर देखिए, अगर आप लोगों में फिरेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनकी तकलीफ को सुनेंगे, उनकी आंसू को देखेंगे, वो आपकी ज़बान बनते हैं। वो अल्फाज जो निकलते हैं ना, उनकी तकलीफ, और आप जो फिर के देखते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं आपके सबकॉन्शियस लेवल पे। वो ज़रूरत है आज। पर सर, अगर आप, चूंकि मैंने आपकी 16-17 घंटे तकरीरें सुनी हैं, बहुत बार आपकी आंखें बंद रहती हैं। सर, आपने क्या इसको नोटिस किया? वो स्टेज पर लाइट ज़्यादा होती है? नहीं सर, ये ज़रा आप सोचते हैं या? हाँ, सोचता हूँ सर। ये थोड़ा आदत मेरी ख़राब है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आंखें खोलने की जी। तो आंखें जब खुल जाएंगी और अच्छा बोलूँगा इंशाल्लाह। अभी जितना बोल रहा था उससे अच्छा बोलूँगा। ये क्या कारण है कि लगातार इंडिपेंडेंस के बाद मुसलमानों की संख्या पार्लियामेंट और कुछ ऐसे असेंबली जहां अल्पसंख्यकों की तादाद है ज़्यादा उन प्रदेशों में कम होते जा रहा है? ये तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन गिरते जा रहा है इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद। मैडम, यही तो मेरा सवाल रहा है कि भाई ये सेकुलर पार्टियां क्यों नहीं टिकट देती नहीं है, और जब देती हैं तो कामयाब नहीं करते। महाराष्ट्र एक मुसलमान एमपी ना 2009 में था, ना अब 14 में है। कर्नाटका में 9 में, 14 में नहीं है। उत्तर प्रदेश मैडम, इंडिपेंडेंस के बाद पहली मर्तबा ऐसा कोई मुसलमान कामयाब नहीं हुआ। मेरा तो सवाल यही है ना कि आप लोग हमको गाली देते, अरे ये भड़काऊ भाषण, ये गंदी बात करता। अरे ठीक है भाई, मैं सबसे बुरा हूं, मगर ये जीत रहे क्यों नहीं? जितने 23 जीत के आए मैडम मुस्लिम्स, इसमें कोई पार्टीज का रोल नहीं है। एक 2-3 पार्टी की वजह जीते, बट 80% 16 to 17 एमपी ऐसे हैं जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत के जहां पर मुसलमान ऑलरेडी 33% है। पार्टी का कोई रोल ही नहीं है उसमें। ये बताइए कि बेहतर प्रधानमंत्री आप किसको मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को या नरेंद्र मोदी को? ये बताइए कि आपका बड़ा राजनीतिक विरोधी कौन है? और ये रैपिड फायर राउंड है। इसमें वो सवाल जो कभी भी शायद इनसे पूछे नहीं गए हैं। आपसे सवाल 5 पूछूंगा मैं, आपको मैं 2 ऑप्शन दूंगा
उन दो ऑप्शंस में से आपको एक चुनना है। ये वो दौर है जिसमें आपको एक तरीके से आज़ादी भी, आप कह सकते हैं कि इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे रहा। 5 में से अगर आप 3 सवालों के जवाब देते हैं तो एक गिफ्ट हैम्पर है जो हम आपको एबीपी न्यूज़ की तरफ से देंगे। आप ब्राइब कर रहे हैं मुझे? नहीं, मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं कि आप 5 में से कम 3 सवालों के जवाब जरूर दें। सर बहुत जगह फेल हो गया। आप कहने वाले तो कह रहे हैं कि आप 5 में से 5 जवाब अरे नहीं मालूम सर मुझे। ये शुरू करें? ये क्विज शुरू करते हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द कौन? मैं आपको 2 राज्यों के नाम दे रहा हूं, उन 2 राज्यों के 2 नेताओं के नाम बता रहा हूं, उनमें से आपको एक चुनना है। ये आपका पहला सवाल है और ऑप्शन है मुलायम सिंह यादव, दूसरा ऑप्शन ममता बनर्जी। दोनों भी नहीं है सर, इन दोनों में से आपको दोनों केवल भी नहीं, एक चुनना है। नहीं, दोनों भी नहीं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने नोटा किया तो आपको नोटा रखना चाहिए। सर, इसमें नोटा नहीं है सर। अगर आप चाहें नहीं, दोनों भी नहीं है, दोनों भी नहीं है सर। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे देखें कि नहीं सर, मैं इनमें से कौन ज्यादा हितैषी नहीं है। नहीं सर, दोनों भी नहीं है। तो आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं? नहीं, जवाब नहीं, दोनों भी नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूं मगर दोनों भी नहीं है। सर, ये जवाब अच्छा ठीक है सर, आप चलिए। ये वो दौर है जब नोटा होता ही नहीं था, तो आप ये सवाल छोड़ रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल है सर कि 2 काम आपकी पार्टी की तरफ से किए गए, आपकी नेताओं की तरफ से किए गए, आपको क्या लग रहा है कि उसमें ज़्यादा गलत कौन सा था? पहला, तस्लीमा नसरीन पर जो हमला हुआ वो। दूसरा, अकबरुद्दीन का जो भाषण हुआ जिसमें उसने हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द कहे। कौन सा ज़्यादा गलत था? दोनों भी कोर्ट में है, मैं कैसा फैसला करूंगा यहाँ पर? मैं सर आपकी निजी राय नहीं सर, मैं नहीं, मैटर जब कोर्ट में है तो आप और हम क्यों जज बन रहे हैं? कोर्ट तय करेगा। चलिए, कोर्ट तय करेगा। तो आप इसका भी जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। मैं आपसे तीसरा सवाल पूछ रहा हूं, और सर अगर आप 3 में से कोई एक सवाल छोड़ देंगे तो ये इनाम जाता है सर आपका। कोई बात नहीं सर, मैं आपके प्रोग्राम में आएगा, ये बहुत बड़ा इनाम मेरे लिए। ये बताइए कि आपका बड़ा राजनीतिक विरोधी कौन है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? दोनों एक सिक्के के 2 रुख हैं। एक सिक्के के दोनों रुख हैं। इसमें ज्यादा बड़ा विरोधी दोनों एक सिक्के के 2 रुख हैं। एक 71 सीट्स पे जीत गए और एक ही फैमिली के 5 जीत गए, तो ये दोनों एक सिक्के के 2 रुख हैं। चलिए, तो जिस तरह का सवाल है आप वैसा जवाब इसमें भी नहीं दे रहे हैं। ये बताइए कि बेहतर प्रधानमंत्री आप किसको मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को या नरेंद्र मोदी को? सर, इसका सवाल का जवाब मैं ये दे सकता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख में किसी ने माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ करने का काम शुरू किया, वो मनमोहन सिंह। हाँ, यूपीए 2 में वो नहीं कर सके, मगर शुरू तो मनमोहन सिंह ने किया, वो क्रेडिट देना पड़ेगा। सर, वो ऑप्शन इसमें है नहीं। नहीं, अटल बिहारी और अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी में आप किसको चुनेंगे सर? अरे कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो तौहीन की गोवा में तकरीर करके। किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने कंट्री के लोगों की तौहीन नहीं की जो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। सर, आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है कि मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? आपकी जैसी पार्टियां या वो पार्टियां जो हज में सब्सिडी की बात करती हैं? मैं तो आपके सामने कह चुका हूं, सब्सिडी निकाल दो। मैं तो आपके भी कहूं, निकाल दो सब्सिडी और मुस्लिम बच्चों में तालीम के लिए इस्तेमाल करो। मुझे तो सवाल नहीं मालूम था आप ये पूछने वाले हैं, तो सब्सिडी वाला चला गया। तो आप कुल मिला के इसका भी सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये हमारे शो की शुरुआती दिन है और मेरे ख्याल से पहले आप एक तरीके से, ये भी एक रिकॉर्ड ही है और इसके लिए भी शायद आपको इनाम मिलना ही चाहिए। सर, हर जगह आपने 5 में से किसी एक सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, पर आपने बाकी सारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सर। और तो मिलेगा नहीं, बहुत सादगी से सर, ये आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू, ये आपको जरूर मिलेगा और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया। क्या है उसमें देखने? सर, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जब आगे तकरीर करेंगे तो उसमें तलखी कम होगी, नहीं हो सकता सर। तरक्की की बात करेंगे, तरक्की होगी, तालीम की बात होगी, तरक्की और जबान में मिठास उस वक्त पैदा होगी। थोड़ी कम करें। जबान में मिठास उस वक्त पैदा होगी
जब लोगों की आंखों से आंसू बंद हो जाएंगे, जब जबान में मिठास कम आ जाएगी, जब तक मिठास नहीं आएगी, और उस जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, वो लोग हैं। चलिए सर, एक बात तो आप मान लेंगे आज के शो के बाद कि आगे आप कम से कम आंख खोल के बात करेंगे, शायद और उसी से अच्छी कुछ बात बोलूंगा, फिर आपको तकलीफ हो जाएगी, अरे आंख और अच्छी बोल रहा है। चलिए, आपकी आंख खुलेगी तो हो सकता है उससे और रोशनी आएगी, बाहर रोशनी दिखाई देगी। आपने आज हमारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओवैसी साहब, आपने जवाब कोई नहीं दिया, लेकिन ये भी एक अनूठी बात रही कि आपने कोई भी जवाब नहीं दिया। एबीपी न्यूज की तरफ से मैं आपको गिफ्ट हैम्पर जरूर दे रहा हूँ। ये पहला होगा कि हारने के बाद भी इनाम मिल रहा है। थैंक यू। ऐसे मैच में दोबारा आइए। बिल्कुल, मैच फिक्सिंग है ये। तो अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे एक और खास मेहमान से। देखते रहिए एबीपी न्यूज।